भाग एक। मौत का बुलावा, द कॉल ऑफ डेंजर। विला स्नो हेवन में सब कुछ बहुत आरामदायक था, लेकिन रोहित को चैन रास नहीं आ रहा था। बाहर हल्की बर्फबारी हो रही थी, जिसे देखकर उसका मन मचल गया। भाई स्विट्जरलैंड आए, और अगर असली बर्फ के तूफान का मजा नहीं लिया तो क्या खाक आए। रोहित ने अपनी जैकेट की जिप चढ़ाते हुए कहा। उसने अपने फोन पर एक मैप खोला। यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर एक ब्लू आइस केव है। वहां की तस्वीरें देखो, दिमाग हिल जाएगा। राघव सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। उसने बिना सिर उठाए कहा, रोहित, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बाहर जाना बेवकूफी होगी। अरे, तू हर चीज में लॉजिक मत लगाया कर। रोहित ने जिद पकड़ी। सिर्फ 2 घंटे की बात है। जाके फोटो लेंगे और वापस आ जाएंगे। प्लीज भाई। अनन्या और सिमरन भी तस्वीरों को देखकर पिघल गईं। राघव, सिर्फ पास तक चलते हैं। अगर मौसम खराब लगा तो वापस आ जाएंगे, अनन्या ने कहा। राघव ने अपनी स्मार्ट वॉच एआई तरुण पर नजर डाली। तरुण का अलर्ट। सर, उत्तरी दिशा से एक भारी बर्फीला तूफान ब्लिजर्ड तेजी से बढ़ रहा है। रिस्क लेवल 70%। राघव मना करना चाहता था, लेकिन दोस्तों की उम्मीद भरी आंखों के सामने वो हार गया। उसने सोचा कि उसके पास सूट और गैजेट्स हैं, वो संभाल लेगा। ठीक है, राघव ने गंभीर होकर कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम पैदल नहीं जाएंगे, स्नो मोबाइल लेकर जाएंगे, और अगर मैंने कहा वापस चलो तो बिना सवाल किए वापस मुड़ना होगा। मंजूर है बॉस, रोहित ने सलाम ठोकते हुए कहा। भाग दो। सफेद अंधेरा, द वाइट डार्कनेस। वे लोग 3 स्नो मोबाइल्स पर सवार होकर निकले। राघव सबसे आगे था। उसके पीछे रोहित, अनन्या और अंत में रहमत सिमरन। शुरुआत के 20 मिनट बहुत शानदार थे। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी और नजारा जन्नत जैसा था। वे गुफा केव के पास पहुंचे और तस्वीरें लेने लगे। रोहित और अनन्या अलग अलग पोज दे रहे थे। तभी अचानक हवा की आवाज बदल गई। जो हवा सरसराहट जैसी थी, वो अब किसी जानवर की दहाड़ जैसी लगने लगी। आसमान का नीला रंग गायब हो गया और सब कुछ ग्रे ग्रे हो गया। राघव के ईयरपीस में तरुण चिल्लाया, तारांकन सर, तूफान की गति बढ़ गई है। विजिबिलिटी 10 सेकंड में 0 हो जाएगी। वापस चलो अभी, राघव चिल्लाया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक जोरदार बर्फीला बवंडर आया। स्नो मोबाइल्स बर्फ में धंसने लगी। इतनी तेज बर्फ गिर रही थी कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राघव, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सिमरन की रोने वाली आवाज आई। राघव ने देखा कि स्नो मोबाइल अब आगे नहीं बढ़ पाएंगी। गाड़ियां छोड़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो और मेरे पीछे आओ। हमें पैदल चलकर कोई आसरा ढूंढना होगा। भाग 3। बर्फीली कब्र, दी आइसी टूम्ब। वे पांचों एक मानव जंजीर बनाकर बर्फ में घिसट रहे थे। तापमान -15 डिग्री तक गिर चुका था। रहमत का वजन ज्यादा था, इसलिए वो बार बार बर्फ में धंस रहा था। रोहित और राघव उसे खींच रहे थे। राघव, हम मर जाएंगे, रोहित चिल्लाया। उसकी आवाज हवा में दब रही थी। राघव ने अपने कॉन्टैक्ट लेंस के थर्मल विजन को ऑन किया। उसे चारों तरफ सिर्फ नीला ठंड दिख रहा था। लेकिन तभी उसे दाईं और 500 मीटर दूर एक बहुत हल्की नारंगी गर्मी लकीर दिखी। शायद कोई पुरानी लकड़ी की दीवार जो थोड़ी गर्मी रोके हुए थी। वहां, उस तरफ एक केबिन है, राघव ने इशारा किया। वे लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते उस केबिन तक पहुंचे। वो एक पुराना, जर्जर शिकारियों का अड्डा था। दरवाजा जाम था। राघव ने अपनी ताकत, एडेनियन स्ट्रेंथ का हल्का सा इस्तेमाल किया और एक झटके में दरवाजा तोड़कर खोल दिया। वे सब अंदर गिरे। राघव ने दरवाजे को वापस धक्का देकर बंद किया और वहां पड़ी एक भारी मेज को दरवाजे से सटा दिया ताकि हवा अंदर न आ सके। बाहर तूफान अब तांडव मचा रहा था। वे सुरक्षित तो थे, लेकिन पूरी तरह से कैद हो चुके थे। भाग 4। पहली रात, माइनस खामोशी और ठंड। केबिन के अंदर अंधेरा और धूल थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, जिन्हें लकड़ी के फट्टों से बंद किया गया था। हवा की सीटी की आवाज अंदर आ रही थी। सिमरन एक कोने में बैठकर बुरी तरह कांप रही थी। अनन्या उसके हाथ रगड़ रही थी। हमारे पास नेटवर्क नहीं है, रहमत ने अपना फोन पटकते हुए कहा। हम दुनिया से कट चुके हैं। राघव जानता था कि सबसे बड़ा खतरा हाइपोथर्मिया, शरीर का ठंडा पड़ना है। रोहित, रहमत, केबिन में जो भी लकड़ी या कागज मिले उसे बीच में इकट्ठा करो। हमें आग जलानी होगी, राघव ने आदेश दिया। रोहित, जो अब पूरी तरह से अपराध बोध गिल्ट में था, चुपचाप उठा और टूटी हुई कुर्सियों के पाया इकट्ठा करने लगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, वो बुदबुदाया। लकड़ियां गीली थीं।
माचिस किसी के पास नहीं थी। आग कैसे जलेगी? अनन्या ने पूछा। राघव लकड़ियों के ढेर के पास बैठा। उसने अपनी पीठ घुमाई ताकि कोई देख न सके। तरुण, माइक्रो हीट बीम एक्टिवेट करो। पावर 5%। राघव ने मन में कहा। उसकी कलाई से एक अदृश्य किरण निकली और गीली लकड़ी से धुआं निकलने लगा। अगले ही पल आग धधक उठी। आग जल गई। राघव ने नाटकीय ढंग से कहा। जेब में एक लाइटर पड़ा था, शुक्र है चल गया। सब आग के चारों तरफ चिपक कर बैठ गए। वो छोटी सी आग उनकी जिंदगी की डोर थी। भाग 5। भूख और बढ़ता डर। घंटे बीतते गए। रात हो चुकी थी। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बर्फ अब केबिन की छत तक जमा हो चुकी थी। वे बर्फ के पहाड़ के नीचे दबे हुए थे। मुझे भूख लगी है, रहमत ने धीमी आवाज में कहा। राघव ने अपनी जेब से प्रोटीन बार्स निकाले, जो वो हमेशा अपनी एडेनियन किट में रखता था। उसने सबके टुकड़े किए। बस यही है, इसे धीरे धीरे खाओ। हमें नहीं पता हम यहाँ कब तक रहेंगे, राघव ने चेतावनी दी। तभी छत से एक जोरदार चरमराहट की आवाज आई। लकड़ी की पुरानी बीम बीम बर्फ के वजन से झुक रही थी। छत गिर जाएगी, सिमरन चिल्लाई। राघव तुरंत खड़ा हुआ। उसे पता था कि अगर छत गिरी तो वे सब दब जाएंगे। उसे अपनी एडेनियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना था, लेकिन बिना किसी को पता चले। सब कोने में जाओ, उस मेज के नीचे, राघव चिल्लाया। जब सब छिप गए तो राघव बीम के नीचे खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ ऊपर किया। देखने में लग रहा था कि वो सिर्फ सहारा दे रहा है, लेकिन असल में वो अपनी अमानवीय ताकत से कई टन बर्फ का वजन अपने एक हाथ पर रोके हुए था। वो पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहा, एक मूर्ति की तरह। रोहित ने बीच बीच में पूछा, राघव, तू ठीक है? हट जा वहां से। मैं ठीक हूं, राघव ने दांत भींचते हुए कहा। बस इसे सहारा दे रहा हूं। भाग 6। रेस्क्यू और एक नया सवेरा। सुबह हुई, लेकिन रोशनी नहीं आई, क्योंकि केबिन पूरी तरह बर्फ में दब चुका था। हवा, ऑक्सीजन कम होने लगी थी। अनन्या और सिमरन बेहोशी की हालत में थी। राघव अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसे अपनी पहचान खुलने का रिस्क लेना ही होगा। उसने तरुण को कमांड दी। तारांकन तरुण, प्रोटोकॉल 9 एक्टिवेट करो। मेरी लोकेशन पे सोनिक ब्लास्ट भेजो, जो ऊपर की बर्फ हटा दे। तुरंत। सर, इससे आपकी पहचान का खुलासा हो सकता है, तरुण ने चेताया। करो, राघव ने मन में चिल्लाया। राघव ने दोस्तों से कहा, सब अपने कान बंद कर लो, मुझे बाहर से कुछ आवाज आ रही है। अगले ही पल आसमान से एक तेज धूम की आवाज आई। एक नपीतुली सोनिक वेव ने केबिन के ऊपर जमी बर्फ को उड़ा दिया। छत से ताजा हवा और सूरज की रोशनी अंदर आई। कुछ ही देर बाद ऊपर से रस्सियां फेंकी गईं। राघव की सुरक्षा टीम, जो रेस्क्यू टीम के भेष में थी, पहुंच चुकी थी। जब वे बाहर निकले तो रोहित ने राघव को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। माफ कर दे भाई, मेरी जिद ने आज सबको मार दिया होता। तूने तूने पूरी रात वो छत रोके रखी। तू इंसान नहीं है यार। राघव ने मुस्कुराते हुए रोहित की पीठ थपथपाई। पागल है क्या? वो बीम मजबूत थी, मैं तो बस स्टाइल मार रहा था। हेलीकॉप्टर में बैठते वक्त अनन्या ने राघव को एक अजीब नजरों से देखा। उसे शक हो रहा था कि राघव ने जो किया वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जब हेलीकॉप्टर स्विट्जरलैंड की वादियों से ऊपर उड़ा तो राघव ने नीचे उस छोटे से केबिन को देखा। वो जानता था कि ये राज भी बर्फ में दफन हो गया है, लेकिन एक बात साफ थी, रोहित अब दोबारा कभी बर्फ देखने की जिद नहीं करेगा। भाग 7। उम्मीद का टूटना और खामोश तकनीक। हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर उठ रहा था। नीचे का वो सफेद नर्क बर्फीला मैदान अब छोटा दिखाई दे रहा था। रजाई की गर्माहट और रेस्क्यू टीम की कॉफी ने सबके चेहरों पर थोड़ी जान डाल दी थी। बच गए, रोहित ने खिड़की से बाहर देखते हुए लंबी सांस ली। कसम से मुझे लगा था आज मेरा आखिरी दिन है। अनन्या, जिसके सिर पर हल्की चोट थी, ने रोहित का हाथ थाम रखा था। शुक्र मनाओ कि रेस्क्यू टीम टाइम पर आ गई। राघव अपनी सीट पर आंखें बंद किए बैठा था। वो तरुण से रिपोर्ट ले रहा था कि ये तूफान अचानक कैसे आया। लेकिन इससे पहले कि तरुण जवाब देता, हेलीकॉप्टर जोर से झटका खाया। बीप, बीप, बीप। पायलट के कॉकपिट में लाल बत्तियां जलने लगीं। ये क्या हो रहा है? सिमरन चिल्लाई। पायलट की आवाज फटी हुई थी। सर, एक दूसरा वायुमंडलीय दबाव प्रेशर वेव बन रहा है। हमारे रोटर्स रोटर्स जम रहे हैं। हम कंट्रोल खो रहे हैं। राघव ने तुरंत अपनी कलाई घुमाई। तरुण, स्टेबलाइजर्स ऑन करो। सर,
सिस्टम फेल हो रहा है। चुंबकीय हस्तक्षेप, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। तभी एक और बर्फीला बवंडर आया और उसने हेलीकॉप्टर को एक खिलौने की तरह हवा में उछाल दिया। पकड़ के रखो, राघव चिल्लाया। हेलीकॉप्टर गोल गोल घूमने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। वे एक तीखी पहाड़ी की चोटी से टकराए। धड़ाम, धातु के मुड़ने और कांच टूटने की भयानक आवाज आई। हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया और मुख्य केबिन बर्फ की ढलान पर फिसलता हुआ नीचे एक संकरी चट्टान लेज पर जाकर रुका। भाग 8। वो गिर गई। सब कुछ शांत था। सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। राघव को होश आया। उसके माथे से खून बह रहा था। वो उल्टा लटका हुआ था क्योंकि वो सीट बेल्ट से बंधा था। रोहित, अनन्या, उसने कराहते हुए आवाज दी। पास ही रोहित और रहमत बेसुध पड़े थे, लेकिन सांस ले रहे थे। पायलट की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। राघव ने अपनी सीट बेल्ट खोली और नीचे गिरा। उसका बायां हाथ बुरी तरह दुख रहा था। उसने आदत के मुताबिक अपनी कलाई की तरफ देखा ताकि तरुण को स्कैन करने के लिए कह सके। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी कलाई खाली थी। स्मार्ट वॉच एआई तरुण, जो उसका सुपर कंप्यूटर, उसका हथियार और उसकी ढाल थी, वहां नहीं थी। उसने घबराकर इधर उधर देखा। हेलीकॉप्टर का दरवाजा टूटा हुआ था और वो एक गहरी खाई रवीन के मुहाने पर लटका था। राघव रेंगता हुआ किनारे तक गया। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी जहां सिर्फ अंधेरा और कोहरा था। उसने ध्यान से देखा। हेलीकॉप्टर के मलबे के एक टुकड़े पर उसकी घड़ी फंसी थी जो खाई में लटक रहा था। इससे पहले कि वो उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता, वो टुकड़ा टूट गया। राघव की आंखों के सामने उसकी सबसे बड़ी ताकत, तरुण, उस गहरी खाई में गिरती चली गई और अंधेरे में गुम हो गई। नहीं, राघव बुदबुदाया। अब वो एडेनिया का राजकुमार नहीं, सिर्फ एक घायल लड़का था। न कोई मैप, न हीटर, न वेपन, न कम्युनिकेशन। भाग 9। असली परीक्षा। राघव, अनन्या की कमजोर आवाज आई। राघव तुरंत पलटा। अनन्या का पैर मलबे के नीचे फंसा था। सिमरन बेहोश थी। राघव ने अपनी एडेनियन शारीरिक ताकत, जो बिना घड़ी के भी उसके पास थी, लेकिन अब उसे गाइड करने वाला कोई नहीं था, का इस्तेमाल किया और मलबे को हटाकर अनन्या को बाहर निकाला। हम कहाँ हैं? अनन्या ने रोते हुए पूछा। पता नहीं, राघव ने सच कहा। और अब मदद भी नहीं आएगी। हमारा सिग्नल टूट चुका है। अब स्थिति पहले से भी बदतर थी। 1। लोकेशन, वे किसी अनजान पहाड़ की चोटी पर फंसे थे। 2। हालत, पायलट मर चुका था। सिमरन बेहोश थी। अनन्या का पैर जख्मी था। रोहित और रहमत को भी गहरी चोटें आई थीं। 3। रिसोर्स, हेलीकॉप्टर का रेडियो टूट चुका था। खाने का सामान खाई में गिर गया था। और सबसे बड़ी बात, राघव के पास आग जलाने वाली लेजर बीम नहीं थी। तूफान फिर से जोर पकड़ रहा था। टूटा हुआ हेलीकॉप्टर उन्हें ज्यादा देर तक ठंड से नहीं बचा सकता था। भाग 10। बिना कवच का योद्धा। राघव ने गहरी सांस ली। उसे पैनिक करने का हक नहीं था। अगर वो टूटा तो सब मर जाएंगे। रोहित, रहमत, उठो। राघव ने उन्हें झकझोर कर उठाया। रोहित ने आंखें खोली। उसका सिर चकरा रहा था। हम हम जिंदा हैं। अभी जिंदा हैं, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो नहीं रहेंगे, राघव ने सख्ती से कहा। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी घड़ी खो गई है। कोई गैजेट नहीं है। अब हमें पुराने तरीके से बचना होगा। राघव ने हेलीकॉप्टर के फटे हुए इंसुलेशन इंसुलेशन और सीटों के कवर फाड़े। इनको लपेट लो। हमें शरीर की गर्मी बचाए रखनी है। सिमरन को होश आ गया था, लेकिन वो दर्द से कराह रही थी। राघव, बहुत ठंड लग रही है। राघव ने देखा कि रात होने वाली है। बिना आग के वे सुबह तक नहीं बचेंगे। और इस बार उसके पास कोई जादुई लेजर नहीं था। उसने हेलीकॉप्टर के फ्यूल टैंक को चेक किया। थोड़ा सा एविएशन फ्यूल, ईंधन बचा था। रोहित, मुझे कोई भी धातु का टुकड़ा और पत्थर ढूंढ कर दे। हमें चिंगारी चाहिए, राघव ने कहा। रोहित ने कांपते हाथों से मलबे से कुछ टुकड़े निकाले। राघव ने अपनी जान जोखिम में डालकर फ्यूल की पाइप से थोड़ा तेल एक कपड़े पर लिया। अब सबसे मुश्किल काम था, तेज हवा में चिंगारी से आग जलाना। राघव ने पत्थर को धातु पर रगड़ना शुरू किया। खट खट, कोई चिंगारी नहीं। हवा बहुत तेज थी। उंगलियां सुन्न हो रही थीं। हो जा, प्लीज हो जा, राघव ने मन में प्रार्थना की। उसके दोस्तों की जान अब उसकी कलाई पर नहीं, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति पर टिकी थी। काफी कोशिश के बाद एक छोटी सी चिंगारी निकली और तेल से भीगे कपड़े ने आग पकड़ ली। राघव ने तुरंत उसे टूटी सीटों के बीच रख दिया।
आग भड़क उठी। वे पांचों उस जलते हुए मलबे के चारों ओर सिमट गए। यह आग लेजर से नहीं, राघव की मेहनत से जली थी। भाग 11। मौत का साया। रात गहरी हो गई थी। वे एक टूटे हुए धातु के बॉक्स हेलीकॉप्टर में बैठे थे, जो खाई के किनारे झूल रहा था। अचानक एक और समस्या आ गई। उस इलाके में सिर्फ तूफान नहीं था। अंधेरे में उन्होंने कुछ चमकती हुई पीली आंखें देखी। वो क्या है? रहमत ने डरते हुए इशारा किया। राघव ने ध्यान से देखा। वे हिमालयन भेड़िए वुल्व्स थे। खून की गंध उन्हें वहां खींच लाई थी। करीब 5-6 भेड़िए हेलीकॉप्टर के मलबे को घेर रहे थे। हे भगवान! सिमरन सिसकने लगी। राघव के पास कोई गन नहीं थी, कोई सोनिक ब्लास्ट नहीं था। सिर्फ एक लोहे की रॉड थी, जो उसने मलबे से निकाली थी। सब मेरे पीछे रहो, राघव ने रॉड हाथ में लेकर कहा। वो खड़ा हो गया, आग और अपने दोस्तों के बीच। एक भेड़िया गुर्राते हुए आगे बढ़ा। वो हमला करने ही वाला था। राघव की मांसपेशियां तन गईं। उसे अपनी ट्रेनिंग याद आई। बिना टेक्नोलॉजी के भी मैं एडेनिया का रक्षक हूं। भेड़िए ने छलांग लगाई। राघव ने झुककर वार बचाया और रॉड को पूरी ताकत से भेड़िए की पसलियों पर मारा। भेड़िया दर्द से चिल्लाकर पीछे हटा। बाकी भेड़िए सतर्क हो गए। वे समझ गए कि यह शिकार आसान नहीं है। राघव ने चिल्लाकर कहा, रोहित, आग से एक जलती हुई लकड़ी उठा और लहरा। जानवर आग से डरते हैं। रोहित ने अपने डर को निगलते हुए एक जलती हुई सीट का गद्दी उठाई और जोर जोर से हवा में लहराने लगा। रहमत ने भी धातु पीट कर शोर मचाना शुरू किया। राघव का आक्रामक रूप और आग का डर देखकर भेड़ियों का झुंड धीरे धीरे पीछे हटने लगा और अंधेरे में गायब हो गया। राघव रॉड टेक कर वहीं बैठ गया, सांस फूल रही थी। आज उसने टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि हिम्मत से उन्हें बचाया था। लेकिन रात अभी बाकी थी और तूफान फिर से दस्तक दे रहा था।